So, in our today's lecture, we are going to discuss about the value of g. The value of g is fixed. The value of g, as we are discussing about in your previous video, that gravitational constant, it is a constant value, right? So its value will be constant in every place in the whole universe. So what is the value of g? What is the actual value of? So actually the value of g is, experimentally it is calculated that g equal to 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. In your book it is not written like that, it is like that 6.67, बस इतना ही दूर हम लोगों की किताब में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका वैल्यू इतना छोटा नहीं होता है, ये काफ़ी लेंदी वैल्यू है। इसका इतना छोटा में हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, राइट। तो आपको अलग अलग बुक में इसको अलग अलग दिखने के लिए मिल सकता है। कहीं पर आपको इसको देखने के लिए मिलेगा 6.673 है, तो आपके बुक में दिया हुआ है 6.67, तो दोनों ही वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, इट इज़ कांस्टेंट इन एवरी प्लेस एवरीवेयर इन द होल यूनिवर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, पहला का मास है 1 kg और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास, दूसरा बॉल का मास है वो भी 1 kg है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। तो इस केस में अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, F इक्वल टू होता है G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और यहाँ पर हो जाएगा 1 kg इंटू 1 kg डिवाइड बाई 1 मीटर। सो इट विल बी कैंसल्ड आउट ईच अदर, सो आवर आंसर विल बी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये वैल्यू बड़ा है, बहुत कि छोटा है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 11 है, इसका मतलब ये वैल्यू काफ़ी छोटा है। अगर मैं इसे लिखूँ इस तरह से 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, इस तरह से ना लिख करके मैं अगर इसको नीचे उतार दूँ तो ये कुछ ऐसा होगा 10 टू द पावर 11। इसका मतलब क्या है, 6.67 डिवाइड बाई 1 के बाद 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, और ये वही पॉइंट हटा यहाँ से, तो 1 2 जीरो और आएगा नीचे में, तो कितना हो गया 13 हो गया ना। तो अब एक काम करो, इसके ऊपर मल्टीप्लाई ऐड करते जाओ ऊपर तरफ पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके पहले पॉइंट, यानी कि ये वैल्यू कितना हो रहा है, ये वैल्यू हो जा रहा है ये वाला 0.00000000667, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है जब दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg और 1 kg दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो आप सपोज कर सकते हो, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने के लिए मिल रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास काफ़ी लाइट वेटेड हैं, जिनके मास काफ़ी कम हैं, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स का अमाउंट है वो काफ़ी कम है, यानी कि वो हमारा इनसिग्निफिकेंट है ही नहीं, कुछ हम उसको मेज़र ही नहीं कर सकते, इतना कम फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसीलिए जब हम इस अपने घर में रखे हुए ज़मीन पर कोई दो पेन रखते हैं, मैं अगर अपने घर में दो पेन रखता हूँ, मान लेते हैं ज़मीन पर हम दो पेन रखे हैं, एक पेन यहाँ रखे हुआ है और एक पेन यहाँ रखा हुआ है, इसके बीच में डिस्टेंस कुछ पर्टिकुलर है, मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस है इसके बीच में, और हम देखते क्या है
कि इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता, ये दोनों पेन आपस में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आपस में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो इनका जो मासेस है ना, वो मास काफ़ी नेग्लिजिबल है, जिसके वजह से इनके बीच का जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफ़ी कम है। इतना कम है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर खिंचाता भी नहीं है, इसीलिए हम लोग उस फोर्स को फील नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? वैसा ही एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी और, जहां हम लोग अर्थ या मून के लेकर के एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक एग्जांपल हम लिए हैं, मास ऑफ मून। ये मास है मून का, ये मास है अर्थ का, और ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये काफ़ी बड़ा बॉडी है, काफ़ी मैसिव बॉडी है, इनका मास भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इन जगहों पर हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है वो कितना आता है। ठीक है, तो चलिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, राइट। ये तो G का वैल्यू हो गया, इंटू मास वन। मास वन कितना है? तो मास वन हम लोग मान लेते हैं, ये मास वन है 7.36 इंटू 10⁻22, 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू मास टू हम लोग का ये है 5.96 इंटू 10⁻24, 5.96 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.80 इंटू 10⁻8, 3.80 इंटू 10⁻8 इसका होल स्क्वायर, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। 6.67 फिर क्या है मल्टीप्लाई बाय 7.36 फिर मल्टीप्लाई बाय 5.96 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 10⁻22 और यहाँ पर 10⁻24 कितना हो गया 10⁻224, तो 22 और 24, 4 2 6 2 2 4 46 हो गया, और यहाँ पर है -11, ठीक है, डिवाइड बाय 3.80 इंटू 3.80 इंटू 10⁻16 होगा, 8 2 जा 16, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ हम लोग जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं 6.67, 7.36 और 5.96, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करिए पहले, ठीक है। अगर आपको पॉइंट हटा कर मल्टीप्लाई करना है तो आप पॉइंट हटा भी सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 पॉइंट हटा, नीचे कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ है, 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हटेगा 1 2 हटा, कितना हो गया 10⁻2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर, 4। बात क्लियर, पॉइंट्स हट गए हैं, अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको, इन वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वैल्यू मिल रहा है, ये वाला वैल्यू मिला मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिला है इतना लंबा, इंटू 10⁻35 प्लस 4, 35 कहाँ से आया, तो मैंने इन दोनों को माइनस किया, 35 आएगा, 35 प्लस ये हो गया 4, 39 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ 16 प्लस 6 22 हो जाएगा, 22 हो गया, और ये वाला कहाँ से आया, तो ये मल्टीप्लाई किया हमने, इसको स्क्वायर निकाला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम दोबारा लिखते हैं उसी सेम चीज़ को, 292 583 552 डिवाइड बाय 1444, और यहाँ क्या कर दे रहे हैं इंटू 10⁻39 डिवाइड बाय, यह 22 हो गया,
और यहाँ पर 2 24, तो यहाँ 24 से यहाँ 39 कट गया, कितना बचेगा? 39 से 24 गया तो 10⁻15, कितना बचा? 10⁻15, 10⁻15 बचा, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट, जल्दी डिवाइड। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है 202,620.188 इंटू 10⁻15 न्यूटन। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉइंट्स को एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और जब पॉइंट एक स्टेप आगे बढ़ते जाता है तो इधर जीरो का वैल्यू क्या होता है? बढ़ते जाता है, जीरो का वैल्यू इधर बढ़ते जाता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखते रहिए आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए करना पड़ता है आपको सिंपली 202,620.0188, एक स्टेप आगे बढ़ गया पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻16, ठीक है, न्यूटन। तो इससे क्या हो जाएगा? अब जब यहाँ बढ़ाएंगे तो 17 होगा, यहाँ बढ़ाएंगे तो 18, 19, 20, यानी कि हम लोग जब लास्ट में सबसे लास्ट में करेंगे तो 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन मुझे मिलेगा। या मुझे इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख दूंगा, अप्रॉक्सीमेट का साइन ये होता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं ऐसे लिख दूंगा 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, जो हमारा फाइनल आंसर है। आप बुक में चेक कर लीजिएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि दो ऑब्जेक्ट, एक मून और एक अर्थ, उसके बीच में लगने वाला फोर्स है, जिसका बीच में डिस्टेंस है 3.80 इंटू 10⁸ मीटर। अब एक बात देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻20 का मतलब क्या होता है? यानी कि 2 के बाद 20 जीरो। अब बताइए 2 के बाद 20 जीरो मतलब ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा मैसिव है ये फोर्स। यानी यहाँ पर जो आपका फोर्स है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है कि मेज़र करने लायक, इससे दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्ट होता है। तो इससे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि जब हम लोगों के पास मासेस जो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब काफ़ी हल्का ऑब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी कम होगा। और अगर मान लेते हैं कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ है, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैसिव हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही ज़्यादा मैसिव होता है, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो कि स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो यही बात हम लोगों को इस एग्जांपल से क्लियर होता है बहुत अच्छे से कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होता है हेवनली बॉडीज़ के लिए। हेवनली मतलब जो स्पेस में बॉडी है, स्पेस में जो बॉडीज़ है उन्हें हम लोग कहते हैं हेवनली बॉडीज़। तो ये सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, सिग्निफिकेंट होता है हेवनली बॉडीज़ के लिए, और इनसिग्निफिकेंट होता है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ऑर्डिनरी बॉडी मतलब होता है जो हम लोगों के आसपास दिख रहा है आपको बॉडी, इसका मास काफ़ी कम होता है। तीन दो एग्जांपल से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक था उसका जो बेसिक डिस्कशन था हमने उसको कवर कर लिया। हमने ये जान लिया कि जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल लिया, एक में ऑर्डिनरी बॉडी लिया जहाँ पर मास काफ़ी हल्का है, एक में हमने एग्जांपल लिया मास काफ़ी भारी है जहाँ पर मासेस काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मास काफ़ी कम था उसका जो मास के लिए अकॉर्डिंग जो फोर्स का वैल्यू आ रहा था वो काफ़ी कम था, इनसिग्निफिकेंट था। और जहाँ पर मासेस काफ़ी ज़्यादा थे, मैसिव बॉडी था, वहाँ पर हम लोगों के पास मास का जो अकॉर्डिंग न्यूटन में अमाउंट फोर्स आ रहा है वो फोर्स का वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे एक बात क्लियर होता है कि सिग्निफिकेंट होते हैं फोर्स का अमाउंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का अमाउंट हेवनली बॉडीज़ के लिए, और इनसिग्निफिकेंट होता है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत क्लियर हुआ होगा, और जो यहाँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए हैं उसको आप धीरे धीरे आराम से सॉल्व करते करते घर में बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समझ में आने में दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।